हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग नई यूनिट नंबर 9 दैट इज रेजोनेंस। और ये यूनिट हमारी जो पिछली यूनिट पढ़ी हम लोगों ने स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन इसलिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एसी में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यहां रेजोनेंस में भी यूज होंगे। अब एक कॉमन शिकायत होती है बहुत सारे गेट एस्पिरेंट की कि सर रेजोनेंस टॉपिक में फॉर्मूले बहुत है, हमें याद नहीं रहते अच्छे तरीके से। तो मैं बोलूंगा ब्लाइंडली मगअप नहीं करने का है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको तरीके बता दूंगा, उस तरीके से ही आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, तो कभी भी फॉर्मूले नहीं भूलोगे। और सारी वेराइटी के न्यूमेरिकल में कवर कराऊंगा। दूसरा एक और चीज है कि सर टॉपिक रेजोनेंस होता क्या है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो ये टॉपिक बाद में आया, बट उससे पहले ये इतिहास की कुछ घटनाओं में शामिल था ये टॉपिक, और उस वहां से ही इस टॉपिक का जन्म हुआ रेजोनेंस। और उस पहले फिजिक्स में आया ऑलरेडी। देखिए हर चीज इंजीनियरिंग तो बाद में बनी। इंजीनियरिंग क्या है, फिजिक्स सबसे पहले, फिजिकल वर्ल्ड था ना पहले, तो फिजिक्स सबसे पहले आया, उसके बाद सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच बनी। तो बट ऑब्वियस है कि जो रेजोनेंस टॉपिक है या रेजोनेंस फेनोमेनन है ये भी पहले फिजिक्स में पहले आया होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके पीछे की कुछ घटनाएं। पहले मैं उन घटनाओं के बारे में जिक्र करूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बने और थोड़ी सी आपको हिस्ट्री के बारे में पता लगे। आई थिंक वो एग्जाम के लिए तो ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा, इंटरव्यूज वगैरह में जवाब देने के लिए अच्छा रहता है। तो चलिए कुछ किस्से सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से। तो साल था 1826 और इंग्लैंड का एक एरिया था जहां पर दो टाउन थे, अब तो पता नहीं बड़े शहर बन गए हो, पेडल्टन और ब्रॉटन। 1826 की बात है, बहुत पुरानी। इन दो टाउन्स के बीच में एक रिवर बहती है, इरवेल रिवर। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां पे कोई भी इस रिवर के ऊपर ब्रिज नहीं था, तो ब्रिज की सख्त जरूरत थी ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो सके। तो फिर क्या करें, उस टाइम पे सरकारें वगैरह तो कुछ बहुत ज्यादा सहयोग करती नहीं थी। तो वहां उसी इलाके के एक रईस आदमी थे, जॉन नाम था उनका, पूरा नाम तो मुझे भी याद नहीं है, विकिपीडिया से देख सकते हैं। तो उस शख्स ने क्या किया, लीजिए पैसा और बनाइए ब्रिज यहां पे। ठीक है, मैं पैसा देता हूं, मैं फाइनेंस करता हूं, तो यहां पे ब्रिज बनाइए। तो उसके पैसों की मदद से, उस शख्स की मदद से, उसके पैसों की मदद से यहां पे एक ब्रिज बना। और उस टाइम पे जो ब्रिज बनते थे वो सस्पेंशन टाइप के ब्रिज होते थे। सस्पेंशन टाइप के ब्रिज मतलब कि जो केबल से कनेक्टेड रहे, केबल सपोर्टेड ब्रिज रहे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ऋषिकेश में रामझूला देखा होगा, तो वैसा ब्रिज, केबल वाला ही ब्रिज है वो भी। और अब तो बहुत सारे शहरों में, आई थिंक कोटा में है, इलाहाबाद में, कई सारी जगह आपको सस्पेंशन टाइप के, और कई सारे शहरों में सस्पेंशन टाइप के ब्रिज देखने को मिलते होंगे। तो उस दौरान सस्पेंशन टाइप के ब्रिज ही पॉसिबल हुआ करते थे। और फिर ब्रिज बन के तैयार हुआ और उसका नाम रखा गया ब्रॉटन सस्पेंशन ब्रिज, इस ब्रिज का नाम था। और लोगों का आना जाना इस पे से चलता रहा। फिर क्या हुआ, ठीक 5 साल बाद 12 अप्रैल 1831 को ब्रिटिश आर्मी का एक जत्था यहां से निकल रहा था, एक बटालियन निकल रही थी, मार्च पास्ट करते हुए। क्या करते हुए, मार्च पास्ट। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त में सैनिक लोग मार्च पास्ट करते हैं ना, पता ही होगा आपको। नहीं तो लक्ष्य मूवी में वो गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते, इस तरह का एक गाना है। उस गाने में मार्च पास्ट वगैरह दिखाया गया है। तो मार्च पास्ट करते हुए यहां पे एक सैनिक की बटालियन जब इस ब्रिज से गुजरी, तो ये ब्रिज क्या हुआ, ढह गया, कोलैप्स हो गया। और अच्छी बात ये थी कि कोई भी सैनिक मरा नहीं, बट हां 20 जवान घायल हुए। तो ब्रिज टूट चुका था। अब टूटने के बाद क्या होता है, इंक्वायरी बैठती है। इंक्वायरी बैठने के बाद पूरी जांच हुई और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने ऑर्डर दिया कि अब कभी भी जब आर्मी का बटालियन निकले किसी पुल से, तो मार्च पास्ट नहीं करने का, मार्च पास्ट करते हुए नहीं जाना। नॉर्मल आप जा सकते हैं, मार्च पास्ट करते हुए नहीं जाना है। ठीक है, अब रीजन, उस टाइम पे रीजन वगैरह इतना कोई पूछता नहीं था। हाँ, ऑर्डर आया, उसको कर लिया इंप्लीमेंट। बट ये ऑर्डर तो ब्रिटेन में निकला था, ब्रिटेन में निकला था तो ब्रिटेन में ही माना जाएगा। बट ठीक 19 साल बाद फ्रांस में एक एंगर सस्पेंशन ब्रिज है, उसके साथ भी सेम सिमिलर घटना हुई कि आर्मी की एक बटालियन निकली और ब्रिज के ऊपर से कोलैप्स हो गया ब्रिज, और उस टाइम पे 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अब यहां पे कैजुअलिटी ज्यादा हुई थी, तो इसीलिए एक चर्चा का विषय था। और ये एंगर सस्पेंशन ब्रिज का हादसे के बाद बहुत सारा इंक्वायरी हुआ, बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि इसके पीछे क्या था असल में। और उस टाइम तक 1800 के आसपास, 1850 हो गया, 1826 हो गया, उस टाइम तक क्या होता था, सस्पेंशन ब्रिज को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो फिर कॉन्सेप्ट ये निकला, मतलब इंक्वायरी के बाद निष्कर्ष ये निकला, इन्होंने बोला
कि होता क्या है कि ब्रिज के, हाँ इन्होंने भी ऑर्डर दिया कि भाई मार्च पास नहीं करना है ब्रिज के ऊपर, बट क्यों नहीं करना है, उसके बाद फिर अलग अलग थ्योरी आई और उसमें पाया गया कि जब भी एक ब्रिज है, थोड़ी देर के लिए नदी है और इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, एक ब्रिज बना हुआ है, तो जो साइंटिस्ट थे और जो इंक्वायरी करी गई थी तो उसमें पाया गया कि जो ब्रिज है इसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है, एक इसकी भी क्या होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। और बोला जाता है कि उस टाइम पे बोला जाता था, है ना, ऐसा बोलते हैं, आज तो प्रूवन है कि हर ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है। जैसे मेरा भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा, इस पेन का भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा, मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। फ्रिक्वेंसी का मतलब है ऑसिलेशन, मतलब साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितना मूवमेंट हो, है ना, एक सेकंड में कितना मूवमेंट हो, कितना उसका ऑसिलेशन हो, यही हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है हर एक ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है। तो सिमिलरली उस ब्रिज का भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी था, उसका जो ब्रिज जो थरथराता था, मतलब अब आप नॉर्मली भी आप किसी ब्रिज पे खड़े होंगे और वो एक वाहन गुजरेगा ना, तो ब्रिज हल्का सा क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक ब्रिज का या हर एक ऑब्जेक्ट का नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है। तो ऑब्वियस है कि इस ब्रिज का भी क्या रहा होगा, एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी रहा होगा, इसका भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी रहा होगा। नेचुरल फ्रिक्वेंसी को ओमेगा एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर जो सैनिक यहां से निकल रहे थे, वो चूंकि एक साथ एक ही तरह का मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि मार्च पास्ट करते हुए क्या होता है, एक ही तरह का वेवफॉर्म निकलता है। जैसे बाहुबली में क्या होता था, है ना, एक बाहुबली का भी एग्जांपल देखें कि बाहुबली में उसके जो भाई को सिंहासन पे बिठाया जाता है और बाहुबली को उसका सेनापति बना दिया जाता है, तो वहां की जनता नाराज होकर इस तरीके से अपने भाले को पटकती है धरती पे, बाहुबली बाहुबली बाहुबली, तो क्या होती है, वेवफॉर्म निकलते, बोल सकते हैं हम लोग ऑसिलेशंस निकलते हैं, हर एक भाले के बाद एक ऑसिलेशन निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे भाले इस तरीके से लोग धरती पे पटकते गए, तो बहुत सारी वेवफॉर्म निकलते गई, ऑसिलेशंस निकलते गए, और वो ऑसिलेशंस एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हुए वो जो बाहुबली का जो भाई बैठा हुआ था, पता नहीं उसका नाम क्या था, तो उसका जो सिंहासन था वो भी एक ऑब्जेक्ट था, उसका भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी था। तो यहां से जो निकली है फ्रिक्वेंसी और वहां की फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से क्या हुई, मैच हुई, तो क्या हो गया, वहां पे कोलैप्स हुआ था, है ना, बाहुबली के जो भाई का जो सिंहासन था वो ढह गया था। तो सिमिलरली यहां पर भी वही हो रहा है कि जो सैनिक चल रहे हैं, ये जो सैनिक जब मार्च पास्ट करते हैं तो यहां पे एक ऑसिलेशन निकलता, कुछ भी चीज पटकेंगे तो हम एक तरह का ऑसिलेशन होगा। जैसे अभी मैं इस पेन को ऐसे करूं तो हल्का सा क्या होगा, ऑसिलेशन आएगा। तो ऐसे ऑसिलेशन बहुत सारे सैनिक अगर बटालियन में एक साथ कोई मूवमेंट करेंगे तो बहुत सारे ऑसिलेशन निकलेंगे, और ये ऑसिलेशन अगर इस ब्रिज के ऊपर गए और इस ब्रिज का जो ऑसिलेशन था और इसका ऑसिलेशन बोले तो फ्रीक्वेंसी, इनके जो मार्च पास करते हुए ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी और इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों एक हो जाती, एक टाइम पे बोल सकते हैं ऑसिलेट करने लग जाती है, उस टाइम पे क्या होगा, ये ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो सैनिक मार्च पास्ट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं फोर्सफुली आ रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं एक्सटर्नली आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी से कोइंसाइड कर जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस, और यहां पर आपको जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो कोलैप्स कर जाएगा। सिमिलरली वो बाहुबली वाले एग्जांपल में भी देखो, वहां पर जो सिंहासन था, है ना, उस सिंहासन था बाहुबली के जो भी बैठा था सैनिक, छोटा भाई जो भी है ना, वो सिंहासन पे बैठा हुआ था। और जब बहुत सारे जो सैनिक थे वो अपना भाला पटक रहे थे तो बहुत सारे ऑसिलेशंस, बहुत सारे वेवफॉर्म निकल रही थी, तो वो सब ऑसिलेशंस एक दूसरे से सुपर इम्पोज हुए और एग्जैक्टली उस सिंहासन की फ्रीक्वेंसी से मैच हुए, तो वो सिंहासन पत्थर का बना हुआ था फिर भी ब्रेक हो गया था, याद है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अ रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां से एक चीज आई कि रेजोनेंस।
अब इसको अवॉइड कैसे करें? तो अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका था उस जमाने में कि आप जब सैनिक हैं, जब मार्च पास्ट है तो मार्च पास्ट मत करो थोड़ी देर के लिए, जब यहां से गुजर रहे हो, ब्रिज जब खत्म हो जाए तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आप निकल रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे जो मैच होने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती थी। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हम लोगों ने क्या किया, याद रखना दोनों एग्जाम्पल है ना, दोनों एग्जाम्पल, एक तो मार्च पास्ट वाला और दूसरा कौन सा, बाहुबली मूवी वाला। तो इस वजह से हमने एक डेफिनेशन बनाई, रेजोनेंस इज डिफाइंड एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम कोइंसाइड विद द ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि यहां पे ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब अगर हमारे एग्जाम मार्च पास्ट वाले एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिज, और बाहुबली मूवी की बात करें तो वो पत्थर का सिंहासन। ठीक है, और विथ कोइंसाइड विथ ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ड्राइविंग फोर्स मतलब अगर मार्च पास्ट की बात करें तो सैनिक के कदम, जिनसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही थी, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे थे। और अगर बाहुबली मूवी की बात करें तो जो सैनिक पटक रहे थे ना, बाहुबली बाहुबली बाहुबली, तो वो जो ऑसिलेशंस निकल रहे थे वो हमारे क्या थे, ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। तो ये डेफिनेशन आई थिंक अब इन दो एग्जांपल से तो समझ में आ गई होगी। बट ये अभी जितनी भी बातें हो रही है सारी के सारी फिजिक्स में हो रही है ना, फिजिक्स में हो रही है। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल है, ये दो ही किस्से नहीं है, उस टाइम पे बहुत सारे किस्से होते। एक किस्सा और है 1940 का आई थिंक, और 1940 का अमेरिका में टेकोमा सस्पेंशन ब्रिज है। ये क्या हुआ, सिर्फ सैनिकों के कदम से ही ब्रिज कोलैप्स नहीं हो सकता है। इस ब्रिज के साथ क्या हुआ कि ये बनने के बाद, ये जब बना था ना 1940 में, तो शायद विश्व का तीसरा सस्पेंशन ब्रिज था, सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था। और इसके बनने के 4 महीने बाद ही एक दिन क्या हुआ, ब्रिज जो है वो सांप के तरह हवा में लहरा रहा था। तो पता चला कि हवाओं में भी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब मौसम खराब था या जैसा भी था, हवाओं में जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे कोइंसाइड कर गया था ब्रिज का फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से ब्रिज झूलने लगा था। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हुई होगी, और आज की तारीख में भी देखो, आज की तारीख में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप ब्रिज के ऊपर खड़े होंगे और कोई वाहन गुजरेगा तो ब्रिज हल्का सा क्या होगा, हल्का सा ऑसिलेट करेगा। देखिए ऑसिलेशंस इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत सारा अगर सिविल एक्सपर्ट तो अपन नहीं है, बट सिविल इंजीनियरिंग का अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो आपको फोर्स भी रिलीज, जो फोर्स है ना, वो भी रिलीज होता होगा, इस वजह से भी वो ऑसिलेट करता होगा। ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस उस टाइम पे जब अननोन थे तो बहुत इंसिडेंट हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 ऐसे किस्से बताए जिसकी वजह से आपको रेजोनेंस का पता चला। अच्छा, कुछ और किस्से हैं जैसे कि ग्लास ब्रेक। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी मूवी में जो सिंगर है, मान लो कोई पार्टी है उसमें कोई सिंगर है वो, या कोई अपने इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से इस तरीके से तरंगे निकाल रहा है कि ग्लास को ब्रेक कर देता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट, जैसे तानसेन के उसमें भी बोला जाता है कि वो जब सारे वाद्य वगैरह चलाता था, ये करता था, तो कई सारी चीजें ब्रेक हो जाती थी। तो इसका मतलब है कि ग्लास है, सपोज करो ये ग्लास है, अगर मैं ग्लास को टंग करूंगा तो इसका क्या होगा, एक साउंड आएगा, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगा। इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से उतनी ही फ्रीक्वेंसी का अगर निकाल दूं तो ये ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे रोप, एक रस्सी को आपका दोस्त और आप एक उधर से भी वो इस तरीके से करे और आप भी इस तरीके से सेम मूवमेंट करे, तो बीच में कहीं जाके क्या होगा, एक पीक आ जाएगा, और जितनी भी आपकी जो वेवफॉर्म है, अगर सेम पैटर्न एक बंदा ऐसे ही खड़ा है और एक सेकेंड तरीके से आप इस तरीके से रोप को करेंगे तो बड़ी कंफर्टेबली रोप क्या होगी, इस तरीके से फ्लो होती जाएगी। बट सामने वाला आपका फ्रेंड भी कुछ इस तरीके से सेम मोमेंट पे आपका इस तरीके से हो जाए तो बीच में जाके कहीं ना कहीं आपके सारे जो ऑसिलेशन है वो कोलैप्स हो जाएंगे और एक पीक जनरेट होगा, एक मैक्सिमम ऑसिलेशन आएगा बीच में। ठीक है, ऐसे समंदर की लहरों में भी होता है। कई बार आप समंदर में खड़े होंगे तो थोड़ी थोड़ी लहर आएगी, थोड़ी थोड़ी लहर आएगी, और फिर 10 से 12 थोड़ी थोड़ी लहर के बाद एक लहर ऐसी आएगी जो ज्यादा बड़ी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑसिलेशंस हुए, सुपर इम्पोज हुआ और एक बड़ी लहर के साथ में आया। तो इस तरह के सारे फेनोमेनन हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस के हैं। रोप वाला हो गया, ग्लास ब्रेक हो गया, बट आपको जो बाहुबली और ब्रिज वाला, मार्च पास्ट वाला एग्जाम्पल खासा ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये रही ज्ञान की बातें जो फिजिक्स के लिए या फिजिक्स से आई थी या हिस्ट्री में कुछ घटनाएं हुई थी, वहां से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया था। अब देखिए हमारे पास एलिमेंट है 3, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट 3 ही एलिमेंट से बन सकता है। कौन कौन सा, पहला है आपका रेजिस्टेंस, दूसरा है आपका इंडक्टर और तीसरा है आपका कैपेसिटेंस। 3 एलिमेंट से ही आपका इंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनता है।
अब इन तीनों के बारे में हमारे पास बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं हम लोग, इंडिविजुअली तीनों एलिमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपको मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया तब ये बोला था कि रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है, ये हमेशा एनर्जी को या पावर को डिसिपेट करता है। अगर मैं तीनों की बात करूं तो एनर्जी को स्टोर कौन कर सकता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। रेजिस्टेंस एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, ये पावर को या एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं तीनों एलिमेंट को अगर कनेक्ट कर दूं, तीनों एलिमेंट को कनेक्ट कर दूं, तो जो ऑसिलेशन है मेरे वो कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, किस किस की वजह से होगा ऑसिलेशन, इंडक्टेंस की वजह से होगा और कैपेसिटेंस की वजह से होगा। रजिस्टर की वजह से होगा क्या, नहीं, ये तो ऑसिलेशन को उल्टा रोकता है। ये कैसा करता है काम, डैम्पर जैसा काम करता है ना। ये किसके जैसा काम करता है, डैम्पर का काम करता है। मतलब ये ऑसिलेशंस को क्या करता है, रोकता है। मतलब अगर ये ऑसिलेशंस इस तरीके से चल रहे होंगे और सामने रेजिस्टेंस खड़ा हो जाएगा तो ये ऑसिलेशंस का रूप थोड़ा सा बदल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से ऑसिलेशन घबराते हैं और वो अपना मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, कम करते जाते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से, है ना। चलो, तो आपको तीनों एलिमेंट की अगर बात करें तो ये क्या करता है, आपके ऑसिलेशंस को रोकता है। इंडक्टर और जो कैपेसिटेंस है ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट कर दूं एक सर्किट के अंदर और ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करे और ये भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करे और ये ऑसिलेशन इस तरीके से प्रोड्यूस करे कि ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए और आपस में इन दोनों की एनर्जी टकरा जाए, आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए और आपका सर्किट सिंपली रजिस्टिव का ही बचे, इन दोनों का अस्तित्व, सिग्निफिकेंस खत्म हो जाए अगर, तो उस सर्किट या उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप बातें समझ में आएगी। देखो ये एक डेफिनेशन भी यहां पे मैंने लिख दी है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख दी, रेजोनेंस इज द कंडीशन एट विच सर्किट बिहेव लाइक अ प्योर रेजिस्टिव, दैट इज वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा तो आपका वोल्टेज और करंट क्या हो जाएगा, एक ही फेज में आ जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस बोलते हैं। समझ में आया। अब देखिए इसके सिर्फ नुकसान ही नहीं है, इसके फायदे भी है कम्युनिकेशन सिस्टम में, फिल्टर डिजाइन में। इस चीज को जो फिजिक्स में हमारा कॉलेप्स कर रहा था, बहुत सारी चीजें नुकसान दे रहा था, ब्रिज गिरा रहा था, इसी कॉन्सेप्ट को जब हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखा, है ना। देखो ये आप जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे जिसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ोगे तो स्प्रिंग और मास के बीच में रिलेशन देखोगे, ऐसे स्प्रिंग लटका होगा नीचे मास, तो स्प्रिंग मास, तो इन पूरे को जो मैथमेटिकल मैकेनिकल सिस्टम को जब आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करोगे, कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिकल मॉडलिंग करके एक टॉपिक है, इसके पाटीदार सर उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, या पढ़ा भी दिया होगा, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना। उसमें आपको पता चलेगा कि स्प्रिंग और जो मास एलिमेंट लगाए उसको किस तरीके से आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट का रूप दिया है, ठीक है। तो यहां पर ये तीन एलिमेंट रहेंगे और इंडक्टर और कैपेसिटर की अपनी एनर्जी अगर एक दूसरे से क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल के हिसाब से डेफिनेशन क्या याद रखोगे, रेजोनेंस इज द कंडीशन एट विच सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टिव, और इसके एप्लीकेशन है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली डेफिनेशन है। और जो नॉर्मल डेफिनेशन है हमारी, नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोलोगे, रेजोनेंस इज डिफाइंड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम कोइंसाइड विथ ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। अब ये डेफिनेशन याद रखने में दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने एग्जांपल बता दिए कि ये हमारा सिस्टम क्या है और ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है। सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब सिस्टम मतलब ब्रिज, और ये हमारे सैनिक का जो मार्च पास निकल रहा था उसकी वजह से जो हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा था वो हमारा ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। कई सारी जगह पे एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी भी लिखा जाता है, बट कंफ्यूज मत होना, चीज यही डेफिनेशन याद रखना। तो दो डेफिनेशन मैंने इंटरव्यू के लिए आपको दे दी है, एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस, कि सर अब एग्जाम में स्कोर कैसे होगा वो बताइए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में नंबर आना चाहिए। तो रेजोनेंस दो हिस्सों में पढ़ेंगे हम लोग। पहला हिस्सा पढ़ेंगे इसका सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस। तो पहले सीरीज पढ़ेंगे और इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं
5 स्टार दूंगा, ठीक है, और इसको मैं 3 स्टार दूंगा, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, बट इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सीरीज रेजोनेंस से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस पढ़ेंगे, उसके सारे चीजें देखेंगे, और एक बार आपने सीरीज रेजोनेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो पैरेलल रेजोनेंस में उन फॉर्मूले का जस्ट थोड़ा थोड़ा चीजों का ही बदलाव होगा। एग्जैक्टली जो फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ डिराइव करेंगे उसमें हल्का फुल्का चेंज होगा और पैरेलल रेजोनेंस के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सीरीज रेजोनेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो पैरेलल रेजोनेंस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन पूरे डिस्कशन में। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 9, ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें मैंने बताया कुछ पास्ट की घटनाएं कि कैसे यहाँ पे ब्रिज बना था, कोलैप्स हुआ था, और फिर यहाँ पे एक और ब्रिज हुआ था, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट निकला और पता चला कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी और एक्सटर्नल जो है वो फ्रिक्वेंसी अगर एक दूसरे से मैच हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और वो एक मसान मूवी में एक आई थिंक गाना भी है ना, तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं। तो वो जो थरथराना हो ना वो क्या है, ऑसिलेशन से। तो ट्रेन और ब्रिज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। जैसे ही ट्रेन गुजर रही, इसका मतलब क्या है, आपका ब्रिज क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। सिर्फ गाने पे जाए तो है ना, नहीं तो दूसरी डायरेक्शन में मत सोचने लग जाना। तो जो ट्रेन है आपकी किसी ब्रिज से निकलती है, तो अगर ट्रेन की फ्रिक्वेंसी जो गुजरने की जो फ्रिक्वेंसी है और आपके पुल की फ्रिक्वेंसी अगर वो दोनों एक दूसरे से मैच हो जाएगी तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, रेजोनेंस कहलाएगी, ठीक है। तो 2-3 गाने भी मैंने बताया जिससे आप याद रख सकते हैं ना। लक्ष्य मूवी वाला बताया कि मार्च पास्ट कैसे करना है, ये मसान मूवी बहुत अच्छी मूवी बनाई थी, ठीक है। और विक्की कौशल उसके बाद से चमक गया था और आज आप उसका हाल देख ही रहे हो कहाँ पहुंच गया है वो, ठीक है। चलो तो ये रहा हमारा, उसके बाद ये हमारा डेफिनेशन याद रखना है आपको। उसके बाद ये एक और एग्जांपल मैंने बताया, ये सारे एग्जांपल्स जाके आप हिस्ट्री वाले इंसिडेंट विकिपीडिया पे समय मिले तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लास ब्रेक, रोप वाले एग्जांपल, बाहुबली मूवी के एग्जांपल सब ध्यान रखना। और एलिमेंट के लिहाज से हमारे 3 एलिमेंट है, इनमें जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा वही वेव प्रोड्यूस हमारे करेंगे, और उन दोनों वेव का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वेव अगर एक दूसरे से मैचअप हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। बाकी डेफिनेशन है, बाकी अभी हम लोग मैथमेटिकल सारी चीजें करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सीरीज रेजोनेंस, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर, और बहुत अच्छे से इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे, और फिर हम लोग पैरेलल रेजोनेंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।